वेलकम टू द डिबेट। कल्पना कीजिए अभी अभी आपके फोन की स्क्रीन चमकती है। किसी ऐसे व्यक्ति का मैसेज आया है जो आपके काम में हमेशा कमियां निकालता है, या शायद आपके किसी करीबी का कोई बेहद तीखा और ताना मारने वाला संदेश है। बिल्कुल। उस एक पल में क्या होता है, आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है, चेहरे पर गर्माहट आ जाती है और आपकी उंगलियां कीबोर्ड पर एक करारा जवाब टाइप करने के लिए बेताब हो उठती हैं। वो जो पहला विचार है, वो जो पहला आवेग आपके मन में आता है, क्या वो आपकी ताकत है या आपकी सबसे बड़ी कमजोरी? बिल्कुल सही कहा आपने। वो जो पहला सेकंड होता है ना, जब हमारा खून सचमुच खौल रहा होता है, वही तय करता है कि आगे क्या होगा। हाँ, देखिए, मेडिकल साइंस में या इंजीनियरिंग में चीजें बहुत ब्लैक एंड वाइट होती हैं। हड्डी टूटी है तो एक्सरे में दिख जाएगी, इंजन खराब है तो आवाज करेगा। लेकिन जब बात हमारी भावनाओं और उन तात्कालिक प्रतिक्रियाओं की आती है, तो कोई साफ एक्सरे नहीं होता। हम एक ऐसे परिदृश्य में होते हैं जहां सब कुछ बहुत धुंधला होता है। और आज हम इसी धुंधले परिदृश्य में झांकने की कोशिश कर रहे हैं। आज का हमारा विमर्श उस स्रोत सामग्री पर आधारित है जो भावनाओं पर नियंत्रण और जिसे किताब कहती है प्रतिक्रिया न देने की शक्ति, द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग, के इर्द गिर्द घूमती है। इस स्रोत का एक बहुत ही स्पष्ट और मजबूत तर्क है। यह कहता है कि सच्ची शक्ति सब कुछ महसूस करने में है, लेकिन हर चीज पर प्रतिक्रिया न देने में है। और मेरा मानना है कि अपनी भावनाओं और अपने कार्यों के बीच एक स्पेस, एक खाली जगह बनाना और आवेगों में बहने के बजाय अपनी प्रतिक्रियाओं का खुद नेतृत्व करना ही सच्ची वैचारिक स्पष्टता है। खैर, मैं इसे एक अलग नजरिए से देखती हूँ। बताइए। मैं मानती हूँ कि शांति अच्छी चीज है, बिल्कुल है, लेकिन मेरा तर्क ये है कि हर बार मौन चुनना और ये सोचकर पीछे हट जाना कि मुझे दूसरों को समझाने की जरूरत नहीं है, असल में आत्मरक्षा या पलायन का एक बहुत ही परिष्कृत रूप है। मेरा मतलब है, अगर हम हर मुश्किल बातचीत से बचते रहेंगे तो हम उन आवश्यक मानवीय टकरावों से दूर हो जाएंगे जो हमारे व्यक्तिगत विकास और हमारे रिश्तों को गहरा करने के लिए बेहद जरूरी हैं। तो चलिए फिर स्पेस और प्रतिक्रिया के विज्ञान को गहराई से समझते हैं। मेरा दृष्टिकोण इस आधारभूत सिद्धांत से शुरू होता है कि हमारी जो पहली भावना होती है वो केवल एक जानकारी है, कोई निर्देश नहीं है। जानकारी, निर्देश नहीं। हाँ, इसे ऐसे समझिए, विकासवाद के दौरान हमारा दिमाग इस तरह डिजाइन हुआ कि झाड़ियों में कोई भी सरसराहट सुनकर हम तुरंत भागें, क्योंकि वो कोई शेर हो सकता था, है ना? बिल्कुल, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। सही। आज झाड़ियों में शेर नहीं है, लेकिन हमारा वही पुराना अलार्म सिस्टम, यानी दिमाग का अमिगडाला, एक तीखे ईमेल या मैसेज को भी जानलेवा खतरे की तरह देखता है। जी, यह शारीरिक रूप से बिल्कुल सच है। हमारा नर्वस सिस्टम तर्क करने वाले हिस्से को बाईपास कर देता है और सीधे फाइट या फ्लाइट, लड़ो या भागो मोड में चला जाता है। सटीक। और यहीं पर वो तकनीक काम आती है जिसे स्रोत सामग्री में पॉज कहा गया है, ठहराव। जब वो भावनात्मक लहर आप पर हावी हो तो सिर्फ 3 सेकंड का ठहराव और 4, 2, 6 की सांस लेने की तकनीक अपनाना, ये कोई जादू टोना नहीं है। हाँ, विज्ञान है इसके पीछे। जब आप 4 सेकंड सांस लेते हैं, 2 सेकंड रोकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण 6 सेकंड तक सांस छोड़ते हैं, तो ये आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करता है। यह सिस्टम आपके दिमाग को संदेश भेजता है कि मैं सुरक्षित हूं, यहाँ कोई शेर नहीं है। शरीर जैसे ही इस सर्वाइवल मोड से बाहर आता है, आपका लॉजिकल दिमाग वापस चालू हो जाता है। इसीलिए मेरी नजर में प्रतिक्रिया ना देना कोई कमजोरी या भागना नहीं है। तो आपके हिसाब से ये क्या है? ये अपनी ऊर्जा को बचाना है। ये अपने ट्रिगर और अपनी असली पहचान को अलग करना है, ताकि आप उस पल में अपने सिद्धांतों के हिसाब से काम कर सकें, ना कि अपने डरे हुए दिमाग के निर्देशों पर। देखिए, आपकी बात में काफी वजन है और मैं इस तकनीक के विज्ञान को पूरी तरह स्वीकार करती हूँ। भावनाओं के बीच ये जगह बनाना वाकई एक शक्तिशाली टूल है। लेकिन जिस दर्शन की बात करती है वो मुझे थोड़ा अतिवादी लगता है। स्रोत सामग्री में एक बहुत ही गहरी लाइन है। वो कहती है, तनाव एक शिक्षक है, टेंशन इज द टीचर। बिल्कुल। तनाव और टकराव हमें हमारी उन असुरक्षाओं और अंधेरे कोनों के बारे में बताते हैं जहां हमें काम करने की जरूरत है। लेकिन इसके बावजूद ये पूरी किताब बार बार खुद को सही साबित न करने और बस मौन रहने की वकालत करती है।
ये कहती है कि अगर कोई आपसे बहस कर रहा है तो टग ऑफ वॉर की वो रस्सी ही छोड़ दो, रस्सा कशी ही बंद कर दो। अरे बिल्कुल, क्योंकि वो रस्सी आपको कीचड़ में खींच रही है ना। अगर सामने वाला सिर्फ आपको हराना चाहता है तो रस्सी पकड़कर हाथ छीलने का क्या फायदा है? फायदा ये है कि मानवीय रिश्ते कोई खेल नहीं है जहां आप बस मैदान छोड़कर चले जाएं। मेरा मतलब है, जरा सोचिए, अगर हमारे श्रोता कल अपने पार्टनर, अपने बॉस या अपने बच्चे के सामने किसी विवाद के दौरान बस चुप खड़े रहें और रस्सी छोड़ दे तो क्या होगा? यह स्थिति पर निर्भर। सामने वाले को तो यही लगेगा ना कि ये इंसान पत्थर दिल हो गया है या इसे मेरी कोई परवाह नहीं है। अगर हम भावनाओं को केवल नाम देंगे, जैसे मैं अभी क्रोधित महसूस कर रही हूँ, और फिर उस पर कोई प्रतिक्रिया न देकर खुद को पीछे खींच लेंगे, तो क्या ये हमें उस मूल समस्या को सुलझाने से नहीं रोकता जिसने वह क्रोध पैदा किया? मुझे लगता है कि ये स्पेस एक प्रकार की शून्यता बन जाता है। ये तनाव से सीखना नहीं है, ये तनाव से भागना है। मैं समझता हूँ कि आप ऐसा क्यों सोचती हैं, और हाँ, अगर इसे गलत तरीके से लागू किया जाए तो ये असंवेदनशीलता लग सकती है। लेकिन मुझे आपको एक अलग दृष्टिकोण देने दें। बताइए। स्रोत सामग्री भावनाओं को महसूस करने या समस्या सुलझाने से मना नहीं करती, वो बस उन भावनाओं के नशे में अंधे होकर काम करने से रोकती है। किताब एक बहुत ही बेहतरीन उपमा देती है गंदे पानी के ग्लास की। मैंने पढ़ा है वो हिस्सा। हाँ, तो हमारी निरंतर प्रतिक्रियाएं उस ग्लास को लगातार हिलाने जैसी हैं। अगर आप उसे हिलाते रहेंगे तो पानी हमेशा धुंधला रहेगा और आपको कुछ साफ नहीं दिखेगा। मौन रहने या पॉज लेने का मतलब शून्यता या भागना नहीं है। इसका मतलब है उस गिलास को कुछ देर के लिए टेबल पर नीचे रख देना ताकि गंदगी नीचे बैठ जाए और पानी साफ हो सके। इसी तरह पॉज लेना रिश्ते से भागना नहीं है, बल्कि उस स्पष्टता को वापस लाना है ताकि आप जान सके कि कौन सा कदम उठाना वास्तव में सही होगा। ये उपमा सुनने में बहुत सुकून देती है, मैं मानती हूँ, लेकिन जरा सोचिए, पानी तो साफ हो गया लेकिन गंदगी तो अभी भी ग्लास की तली में मौजूद है ना। पर कम से कम आपने गंदगी को निकाला नहीं है, बस उसे कुछ देर के लिए अपनी नजरों से ओझल कर दिया है ताकि वो साफ दिखे। अगर हम सिर्फ ग्लास नीचे रख दें तो अगली बार जब थोड़ी सी भी हलचल होगी तो वो गंदगी फिर से पूरे पानी में फैल जाएगी। सच कहूं तो आपने बस उसे अनदेखा करने का एक ज़ेन तरीका ढूंढ लिया है। इसे अनदेखा करना नहीं कहेंगे, बल्कि उसे सही परिप्रेक्ष्य में देखना कहेंगे। जब पानी साफ होता है तभी तो आप तय कर पाते हैं कि उस गंदगी को कैसे फिल्टर करना है। अच्छा, मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूँ। पूछिए। मान लीजिए एक इमारत में आग लगी है। जब एक अनुभवी दमकल कर्मी वहां पहुंचता है तो वो आम लोगों की तरह चीखते हुए अंदर नहीं भागता। वो बहुत ही धीमी, सधी हुई और सोची समझी चाल चलता है। वो आग को देखकर घबराकर प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि स्थिति का मुआयना करता है। क्या आप उस सावधानी और उस ठहराव को आग से पलायन कहेंगी? ये एक प्रभावशाली तर्क है। मैं मानती हूँ कि दमकल कर्मी आग के बीच रुकता है, स्थिति को समझता है, लेकिन क्या आपने विचार किया है कि वो अंततः क्या करता है? बिल्कुल, वो अपना काम करता है। बिल्कुल, वो सिर्फ आग को महसूस करके और शांत रहकर वापस अपने फायर स्टेशन नहीं लौट आता। वो अपनी पाइप उठाता है, एक्शन लेता है और उस आग को बुझाता है। मेरी चिंता ये है कि स्रोत अक्सर एक्शन लेने के बजाय दूसरों को गलत महसूस करने देने पर बहुत जोर देता है। देखिए, वो किताब कहती है कि जब कोई आपके बारे में गलत धारणा बनाता है तो स्पष्टीकरण मत दीजिए। क्या ये वास्तव में अहंकार से मुक्ति है? मुझे तो लगता है कि ये कहना मुझे तुम्हें कुछ साबित नहीं करना है, अहंकार का ही एक नया और अधिक परिष्कृत रूप है। किताब खुद कहती है कि अहंकार दीवारें बनाता है, तो क्या बार बार स्पष्टीकरण देने से मना करना भी एक ऐसी दीवार नहीं है जो आपको दूसरों से पूरी तरह काट देती है? वो एक दिलचस्प बिंदु है। हालांकि मैं इसे अलग तरीके से प्रस्तुत करूंगा। स्पष्टीकरण न देने का अर्थ ये नहीं है कि आप खुद को दूसरों से श्रेष्ठ या महान मान रहे हैं। ये सिर्फ इस वास्तविकता की पहचान है कि कुछ लोग आपको समझना ही नहीं चाहते। वे बस आपको अपनी कहानी का विलन बनाना चाहते हैं। पर हर कोई ऐसा नहीं होता। बिल्कुल नहीं। और किताब ऐसा नहीं है कि हर जगह चुप रहने को कहती है। वो एक बहुत स्पष्ट सीमा खींचती है जिसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उसमें साफ लिखा है, यदि वास्तव में कोई नुकसान हो रहा है तो सच्चाई और स्पष्टता के साथ उसका समाधान करें।
ये हर बात पर गूंगा बनने को नहीं कहता। ये सिर्फ उन लड़ाइयों को छोड़ने को कहता है जिनका कोई अंत नहीं है। लेकिन ये भी कहता है कि लोग जो सोचते हैं उन्हें सोचने दें। एक सामाजिक प्राणी के रूप में अगर मैं अपने परिवार या अपनी टीम के बीच इस तरह का रवैया अपना लूं तो ये बहुत ही रूखा और असंवेदनशील लगेगा। मतलब लोग सोचेंगे मैं मगरूर हूं। ये असंवेदनशीलता नहीं है, ये अपनी ऊर्जा का संरक्षण है। हर गलतफहमी को सुलझाने की कोशिश करना, हर उस इंसान को अपनी नीयत का सबूत देना जो आप पर शक करता है, ये अपनी ऊर्जा को एक ऐसे ब्लैक होल में डालने जैसा है जो कभी भरता नहीं है। स्रोत सामग्री यहाँ मोमबत्ती और कांच का बहुत सुंदर उदाहरण देती है। जब तेज हवा चलती है तो मोमबत्ती की लौ फड़फड़ाने लगती है और बुझने के कगार पर आ जाती है। मौन वो कांच है जो उस बाहरी हवा यानी बाहरी शोर, गपशप और दूसरों की गलत धारणाओं से आपकी आंतरिक लौ की रक्षा करता है। जब आप लोगों को उनके गलत विचारों के साथ रहने देते हैं तो आप अहंकार नहीं दिखा रहे होते, आप बस विनम्रता से ये स्वीकार कर रहे होते हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति का दिमाग और उसके विचार आपके नियंत्रण में नहीं है। मोमबत्ती और कांच। खैर, मैं इस पर थोड़ा और बात करना चाहूंगी। मौन का कांच लौ को हवा से तो बचा लेता है, लेकिन क्या आपने गौर किया है कि वही कांच उस लौ की गर्माहट को बाहर जाने से भी रोक देता है? ये तो एक नजरिया है। अगर आप खुद को उस कांच के अंदर बंद कर लेंगे तो बाहर वाले को आपकी गर्माहट कैसे महसूस होगी? मैं बताती हूँ मुझे इस बात से क्यों परेशानी है। जब हम रिश्तों की बात करते हैं तो नियंत्रण छोड़ना और अपनी जिम्मेदारी से भागना, ये दो बहुत अलग अलग चीजें हैं। हाँ, बिल्कुल है। किताब कहती है कि दूसरों को नियंत्रित करने की कोशिश नाव खींचने वाली रस्सी की तरह है, जिससे सिर्फ आपके हाथ छिलते हैं, इसलिए रस्सी छोड़ दो। लेकिन मानवीय रिश्ते अलग थलग द्वीप नहीं हैं। यदि हम केवल स्वयं का नेतृत्व करने पर ध्यान केंद्रित करें और ये मान लें कि दूसरे लोग जो कर रहे हैं वो पूरी तरह से उनकी समस्या है, तो क्या हम उन लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग रहे? मैं इसे भागना नहीं कहूंगा। क्या अपनी शांति की रक्षा करना कई बार सिर्फ एक बहाना नहीं बन जाता, ये कहने के लिए कि मैं इस कठिन रिश्ते पर मेहनत नहीं करना चाहती? मैं उस तर्क से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आप नियंत्रण और परवाह को आपस में मिला रही हैं। स्रोत सामग्री कभी भी रिश्तों से कटने या पत्थर दिल होने की बात नहीं करती। ये जिम्मेदारी और नियंत्रण के बीच के फर्क को बहुत खूबसूरती से समझाती है। कैसे? किताब का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जो कहता है आप बोझ उठाए बिना भी परवाह कर सकते हैं। यू कैन केयर विदाउट कैरिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों से प्यार करना छोड़ दें। इसका मतलब ये है कि आप उनके भावनात्मक तूफानों को अपना तूफान ना बनने दें। अगर कोई डूब रहा है तो आप उसे बचाने के लिए खुद को नहीं डुबा लेते ना। लेकिन एक तूफान में अगर आप किसी के साथ खड़े हैं तो आप भी भीगेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि मैं बस अपनी आंतरिक शांति का छाता लेके खड़ा रहूंगी और तुम्हारी परेशानी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे बिल्कुल, आप भीगेंगे, हवा आपको भी थपेड़े मारेगी, लेकिन आप उखड़ेंगे नहीं। यही स्रोत के उस पेड़ के उदाहरण का सार है जो एक भयंकर तूफान में खड़ा है। जब आंधी आती है तो पेड़ की शाखाएं हिलती हैं, पत्ते झड़ते हैं, लेकिन उसकी जड़ें स्थिर रहती हैं। पेड़ आंधी के साथ उड़ नहीं जाता। स्वयं का नेतृत्व करने का अर्थ दूसरों से कट जाना या सहानुभूति खो देना नहीं है। इसका अर्थ है कि जब आपका कोई अपना आपके सामने अपना गुस्सा, कुंठा या निराशा व्यक्त कर रहा हो तो आप अपने खुद के ट्रिगर्स के आगे घुटने ना टेकें। आप मजबूती से वहीं रहें, उनकी बात सुने, लेकिन अपनी आंतरिक शांति को उनकी अस्थिरता के हवाले ना करें। अगर पेड़ खुद उखड़ जाए तो वो तूफान से बचने वाले को क्या सहारा देगा? देखिए, जड़ें स्थिर रखना आवश्यक है, मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ। और शायद मेरा विरोध इस बात से कम है कि पॉज या ठहराव बुरा है, और इस बात से ज्यादा है कि वास्तविक जीवन में इस ठहराव का उपयोग कैसे किया जाता है। मतलब जब आप कहते हैं कि आप बोझ उठाए बिना परवाह कर सकते हैं, तो थ्योरी में या किसी सेमिनार में यह बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यथार्थ में मान लीजिए आपका पार्टनर किसी बात को लेकर बहुत आहत है और आपसे जवाब मांग रहा है। अगर आप वहां सिर्फ 4 to 6 की सांसें ले रहे हैं और चुप हैं, तो आपका वो पॉज उनके लिए एक सजा बन सकता है। अगर आप उसे सजा की तरह इस्तेमाल करें तो। वही तो मैं कह रही हूँ। मौन सिर्फ एक ढाल नहीं है, मौन एक बहुत ही धारदार हथियार भी हो सकता है, जिसका इस्तेमाल हम अक्सर सामने वाले को शक्तिहीन महसूस कराने के लिए करते हैं।
हम कहते हैं मैं तो शांत हूँ, तुम ही पागल हो रहे हो। सच कहूँ तो ये एक तरह की पैसिव अग्रेसिव हिंसा है। ये एक बहुत ही सूक्ष्म और महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपने उठाया है, और ईमानदारी से कहूं तो स्रोत सामग्री भी इस खतरे के प्रति सचेत करती है। मौन का मतलब शटडाउन होना, मतलब भावनात्मक रूप से बंद हो जाना या सामने वाले को सजा देने के लिए दीवार बन जाना नहीं है। तो फिर क्या है? मौन का अर्थ है स्थिति को एक कदम पीछे हटकर देखना। जब आप महसूस करते हैं कि मुझे अपना बचाव करना चाहिए या मुझे इसे अभी गलत साबित करना है, तो वो 3 सेकंड का पॉज आपको ये सोचने का मौका देता है कि क्या ये बचाव सच में रिश्ते के लिए जरूरी है या ये सिर्फ मेरे अहंकार की आवाज है। यही आपके उस पैसिव अग्रेसिव होने के खतरे को ही तो रोकता है। ये बात तो है। जब आप शांत होते हैं तभी आप ये कह सकते हैं कि मुझे तुम्हारी बात समझ आ रही है, लेकिन मुझे इस पे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। ये मौन है, सजा नहीं। मुझे लगता है कि यहीं पर हम एक महत्वपूर्ण सहमति के बिंदु पर पहुंच रहे हैं। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि जब भावनाएं हम पर हावी होती हैं, वो पहली लहर जो हमारे सीने में जकड़न और चेहरे पर गर्मी लाती है, वो अमिगडाला का अलार्म, तब वो समय किसी भी तरह का कोई स्थायी या महत्वपूर्ण निर्णय लेने का नहीं होता है। बिल्कुल नहीं। चाहे वो काम से इस्तीफा देना हो या रिश्ते में कोई बड़ी बात कहनी हो, स्पेस या दूरी बनाना निस्संदेह आत्म जागरूकता की पहली सीढ़ी है। उस वक्त पीछे हटना बुद्धिमानी है। सटीक रूप से, क्योंकि वो जो पहली लहर होती है ना, वो अक्सर हमारी वर्तमान सच्चाई की नहीं बल्कि हमारी पुरानी असुरक्षाओं और पुराने घावों की प्रतिक्रिया होती है। वो पॉज हमें भूतकाल के डरों से निकालकर वर्तमान में लाता है। सही कहा आपने। लेकिन मेरा अंतिम तर्क सिर्फ इतना है कि ये पॉज एक बहुत अच्छा वेटिंग रूम हो सकता है, लेकिन ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आप हमेशा के लिए बस जाएं। हाँ बिल्कुल। एक बार जब वो 3 सेकंड का ठहराव हो जाए और 4-2-6 की सांसें हमारे नर्वस सिस्टम को शांत कर दें, उसके बाद हमें वापस उस इंसान की ओर, उस समस्या की ओर या उस तनाव की ओर लौटना चाहिए। हमें अपनी दमकल की पाइप उठानी चाहिए। हमें उस तनाव के साथ बैठकर पूछना चाहिए, ये स्थिति मुझे क्या सिखा रही है? यदि हम हमेशा शांति और गिलास नीचे रखने को ही अपना अंतिम लक्ष्य बना लेंगे, तो हम शायद एक बहुत ही शांत लेकिन अत्यंत अकेले और दुनिया से कटे हुए जीवन की ओर बढ़ेंगे। तनाव से भागना नहीं, उसे सुलझाना ही असली विकास है। मैं आपकी इस चिंता को समझता हूं, लेकिन मेरा अंतिम बिंदु ये है कि बिना उस वेटिंग रूम में गए आप हमेशा एक इमरजेंसी रूम की अफरा तफरी में जीते रहेंगे। उस 3 सेकंड के ठहराव और अपनी ऊर्जा को संरक्षित करने से ही इंसान उन आवेगों से मुक्त होता है जो अन्यथा उसे कठपुतली की तरह नचाते हैं। जब आप अपनी प्रतिक्रियाओं का नेतृत्व करना सीख जाते हैं, तो आप अलगाव या अकेलेपन की ओर नहीं बल्कि अधिक प्रामाणिक और सच्चे रिश्तों की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि तब आप डर, बचाव या असुरक्षा से प्रतिक्रिया नहीं दे रहे होते हैं। आप स्पष्टता और सच्चाई के साथ संवाद कर रहे होते हैं। आप तब बोलते हैं जब आपके शब्द आपके मौन से बेहतर हों। ये कहना आसान है, लेकिन असल जिंदगी में प्रतिक्रिया और मौन के बीच ये संतुलन खोजना एक ऐसा काम है जिसमें जिंदगी भर का समय लगता है। और इसीलिए ये विषय इतना प्रासंगिक है। आज की हमारी इस चर्चा से ये स्पष्ट है कि प्रतिक्रिया और मौन के बीच का ये पूरा विज्ञान कोई सीधा गणित नहीं है। ये एक धुंधला परिदृश्य है जिसमें हमें हर दिन नेविगेट करना होता है। पॉज आपको भागने का रास्ता देता है या वापस लड़ने की ताकत, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप उस खाली जगह का इस्तेमाल कैसे करते हैं। बिल्कुल, ये कोई ऐसा समीकरण नहीं है जिसे आपने एक बार हल कर लिया और छुट्टी। ये एक दैनिक अभ्यास है जिसमें कई बार हम चूकेंगे और कई बार हम सही भी होंगे। बिल्कुल। हम अपने श्रोताओं पर यह छोड़ते हैं कि वे अपने जीवन में, अपनी लड़ाइयों में और अपने रिश्तों में प्रतिक्रिया और मौन के बीच का यह संतुलन कैसे साधते हैं। स्रोत सामग्री में इस विषय पर और भी कई गहरी परतें हैं, जैसे कि अपनी सीमाओं को कैसे तय किया जाए और बिना आक्रामक हुए कैसे अपनी बात रखी जाए, जिनका अन्वेषण किया जाना चाहिए, जो इस जटिल विषय को समझने में और मदद कर सकती हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ शुरुआत है। शायद वो 3 सेकंड का पॉज, वो छोटा सा ठहराव, वो रोशनी है जो हमें उस धुंधले पानी के आर पार देखने की ताकत देती है। क्या हम हर बार आग में कूदने के बजाय बाहर खड़े रहकर उसे सिर्फ महसूस करने का साहस जुटा सकते हैं? इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं।